चलो आगे हम लोग बढ़े। कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? रिफाइनिंग पढ़ना था हमको। एक बुक दीजिएगा, एक बुक खाली दे दीजिए हमको, थोड़ा टॉपिक खाली हम देख लें। देखा जाए, हम लोग का यहाँ से अब टॉपिक आता है रिफाइनिंग। देखा जाए, चलो समझा जाए। हम लोग को यहाँ से कहा गया रिफाइनिंग। देखो हम लोग एक्सट्रैक्शन जब करते हैं तो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से हम लोग क्या मिलता है? मेटल मिलता है। एक्सट्रैक्शन जब करते हैं तो एक्सट्रैक्शन से हम लोग क्या मिलता है? मेटल मिल जाता है। नहीं, लेकिन वो मेटल जो होता है, जो मेटल हम लोग को मिलता है, नहीं, वो मेटल 100% प्योर नहीं रहता है। 90%, 95%, 98%, 99% प्योर रहता है। बस मेरा 100% नहीं रहता है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि हमको जो मेटल मिल गया है, आपको मेटल मिल चुका है, ध्यान रखना है, लेकिन वो 100% प्योर नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि अब हमको जो मेटल मिला है उस मेटल को हम लगभग 100% कर दें प्योर, यानी लगभग 99.99% प्योर कर दें। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आप चाहते हो कि मेटल को हम एक्स्ट्रा प्योर कर दें, तो एक्स्ट्रा प्योर करने के लिए जिस प्रोसेस को हम अप्लाई करते हैं उसी प्रोसेस क्या कहते हैं? रिफाइनिंग। बात में आ रहा है? ठीक है। यानी कि फॉर ऑब्टेनिंग मेटल ऑफ हाई प्योरिटी। बात में आ रहा है? यहां पर हम लोग को लिखा भी हुआ है, आप देखोगे अगर तो हम लोग को लिखा रहता है फॉर ऑब्टेनिंग, फॉर ऑब्टेनिंग मेटल ऑफ हाई प्योरिटी, मेटल ऑफ हाई प्योरिटी we apply some techniques, टेक्निक्स। टेक्निक्स का स्पेलिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, TECHNIQUES, ठीक लिखे हैं? चल, तो फॉर ऑब्टेनिंग मेटल ऑफ हाई प्यूरिटी वी अप्लाई सम टेक्निक्स, ध्यान रखना है। नहीं, इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग। दिस टेक्निक्स आर कॉल्ड एज रिफाइनिंग। वी अप्लाई सम टेक्निक्स, these techniques are called as, these techniques are called as, are called as refining। ध्यान रखना है। ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग टेक्निक यूज होगा, क्योंकि अलग अलग मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग अलग होती है। ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम लोग को ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि फॉर डिफरेंट मेटल्स, फॉर डिफरेंट मेटल्स, डिफरेंट टेक्निक्स, different techniques are used, different techniques are used depend which depend upon the properties, which depend upon the properties of metals। नहीं, अलग अलग मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग अलग होती है। ध्यान रखना है। तो अलग अलग मेटल को अगर हमको प्यूरिफाई करना है तो सेम
हम लोग टेक्निक अप्लाई करेंगे कि अलग अलग टेक्निक अप्लाई करेंगे? अलग अलग। तो वही तो बोल रहा है कि फॉर डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड विच डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। वो मेटल्स के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। चलो चलो, यहां से हम लोग को ध्यान रखना है कि रिफाइनिंग के मदद से हम लोग क्रूड मेटल को प्योर करते हैं। क्रूड मेटल का मतलब क्या होता है? कच्चा, नहीं, कच्चे धातु को। तो कच्चा धातु हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें अभी भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। ध्यान रखना है, हम लोग को मेटल मिल गया है लेकिन उस मेटल में अभी भी इंप्योरिटीज है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिफाइनिंग के प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्रूड मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान रखना है, क्रूड मेटल कन्वर्टेड इनटू प्योर मेटल। ध्यान रखना है, क्रूड मेटल कन्वर्टेड इनटू प्योर मेटल। ध्यान रखना है, यानी इस प्रोसेस के मदद से क्रूड मेटल जो है वो कन्वर्ट करते हैं प्योर मेटल में। चलो दूसरे पॉइंट पे आए। अब डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ रिफाइनिंग क्या है? नहीं तो वो समझो, हम लोग को डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के डिफरेंट प्रोसेसेस क्या है भाई? समझो। तो इसमें हम लोग को बताया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन प्रोसेस आपका आता है, ध्यान रखना है। दूसरा लिक्विएशन प्रोसेस। लिक्विएशन प्रोसेस आता है, ध्यान रखना है। तीसरा आप देखोगे तो आपका आता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कॉपर का केस नहीं पढ़े हैं, और साथ साथ अल्युमिनियम का केस नहीं किए थे। कॉपर और अल्युमिनियम का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस। नहीं तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आपका आता है, ध्यान रखना है। इसमें आपका जोन रिफाइनिंग भी आता है। जोन रिफाइनिंग भी आपका आता है, ध्यान रखना है। इसी में आपका वेपर फेज रिफाइनिंग भी आता है। इसी में आपका वेपर फेज रिफाइनिंग भी आता है, ध्यान रखना है। वेपर फेज रिफाइन ये भी आता है। और इसी में आपका देखा जाए तो क्रोमेटोग्राफी भी आता है। क्रोमेटोग्राफी, समझ में आ रही है बात? नहीं तो हम लोग को ध्यान रखना है कि रिफाइनिंग के लिए टोटल 6 प्रोसेस आते हैं, ठीक है। एक आपका डिस्टिलेशन है, एक आपका लिक्वेशन प्रोसेस है, एक आपका इलेक्ट्रोलाइफाइनिंग है, एक आपका जोन रिफाइनिंग है, एक आपका वेपर फेज रिफाइनिंग है, और एक आपका क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। बारी बारी से सबको देख लेते हैं। देखा जाए, हम लोगों का देखा जाए तो सबसे पहले इसमें दिया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग को इसमें दिया है डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसके बारे में आप पहले से भी जानते हैं, ध्यान रखना है। डिस्टिलेशन प्रोसेस, अब डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो किसके लिए यूज होता है? ध्यान रखना है। तो ये वैसे मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है जिस मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम हो और उसमें जो इम्प्यूरिटीज है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? ज्यादा हो। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर दोज मेटल for those metals whose whose boiling point whose boiling point is less than the boiling point of impurities। ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनरली अगर देखा जाए तो ये किस मेटल के लिए यूज किया जाता है? जिंक, कैडमियम एंड Hg। नहीं, जिंक, कैडमियम और Hg जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो इन मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज किया जाता है। क्या किया जाता है इस प्रोसेस में? तो हम पहले ही बता चुके हैं। ये आप एक बर्तन ले लो, नहीं, और इस बर्तन में आपको मान लो कि आपका जिंक है और प्लस में क्या है? इम्प्यूरिटीज है, नहीं।
अब जिंक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, लेस है, और इम्प्यूरिटीज जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, मोर है। ध्यान रखना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे और इसको एक दूसरे बर्तन से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ध्यान रखना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वो आइस लगा देंगे। तो ये जो हम लोग कंप्लीट प्रोसेस कर रहे हैं, इसी कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। नहीं, अब हम इसको हीट किए, नहीं तो हीट कहाँ तक करेंगे, कितना टेम्परेचर सप्लाई करेंगे, उतना टेम्परेचर जिससे जो जिंक है वो वेपर में कन्वर्ट करना शुरू कर दे। जिंक जो है वो वेपर में कन्वर्ट करे, लेकिन इम्प्यूरिटीज वेपर में कन्वर्ट नहीं करेंगी। नहीं, अब आपका धीरे धीरे इसमें जिंक का वेपर जो होगा वो इकट्ठा हो जाएगा। ध्यान रखना, जिंक के वेपर इकट्ठा हो जाएंगे और बर्फ के मदद से वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस्ड हो जाएंगे और इस अलग बर्तन में इकट्ठा हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। दिक्कत है? तो डिस्टिलेशन प्रोसेस कोई पूछता है तो बता सकते हैं ना, इसमें दिक्कत है? ठीक है, तो डिस्टिलेशन किसके लिए यूज करेंगे, वैसे मेटल्स के लिए जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो और इम्प्यूरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। नहीं, दिक्कत है? चलो, तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस था। अगला इसमें आपका आता है लिक्विएशन प्रोसेस। समझो, अगला हम लोग का इसमें दिया जाता है लिक्विएशन प्रोसेस। चलो, हम लोग को ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसेस है ये वैसे मेटल के लिए यूज किया जाता है जिसमें मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, क्या बोल रहे हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम हो और इम्प्यूरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो। ध्यान रखना है, तो ये बोल रहा है कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोज metals whose melting point is less than the melting point of किसका भाई, impurities, melting point of impurities। ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट इसमें लगाया जाता है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट के लिए किया क्या जाता है समझने की कोशिश करो। देखा जाए, यहाँ से हम देखें अगर, तो कुछ इस तरह का हम ले लिए। ध्यान रखना है, अब हम इसको अटैच कर रहे हैं। थोड़ा सा और होना चाहिए था। चलो, यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो हम लोग क्या किए यहाँ पर, ये हो गया आपका मेटल। ठीक है, हाँ, ये जो प्रोसेस है वो जनरली लेड और टीन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, पीबी एंड टीन, इनको प्यूरिफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, लेड और टीन के लिए यूज किया जाता है। चलो, यहाँ पर हम लोग येलो कलर दिखाए हैं, अब इसी येलो कलर में कुछ इंप्यूरिटीज हम लोग दिखा दे रहे हैं। इसमें जहां तहां कुछ इंप्यूरिटीज बैठी हुई हैं, ये इंप्यूरिटीज हो गए। नहीं, और बाकी जो येलो कलर वाला हम लोग दिखा रहे हैं वो सब हम लोग क्या है, मेटल है। नहीं, और जो रेड कलर वाले हैं वो क्या है, इंप्यूरिटीज है। ठीक है, ये हमारे हो गए, येलो कलर वाला क्या हो गया हमारा, मेटल। ध्यान रखना है, और आपका जो रेड कलर वाला वो है वो क्या हो गया, इम्प्यूरिटीज। ठीक है, ध्यान रखना है, मेटल जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है, लो मेल्टिंग पॉइंट, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। अब ये जो है वो हम लोग एक बर्तन में रखते हैं, इसको इसको एक हम लोग बर्तन में रखते हैं, सॉरी एक फर्नेस में रखते हैं, उस फर्नेस को भी बना दिया जाए।
कुछ इस तरह का फर्नेस होता है। कलर चेंज कर दें, चेंज कर दें, येलो चला। ठीक है, चलो। ये हम लोग का एक फर्नेस होता है, उसी फर्नेस के अंदर एक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेटल और मेटल के साथ जो इम्प्यूरिटीज हैं इनको मेल्ट करना शुरू किए। नहीं, तो हम लोग को उतना ही टेम्परेचर देना है जिससे जो येलो कलर वाले मेटल्स के पार्टिकल हैं वो मेल्ट कर जाएं, लेकिन जो इम्प्यूरिटीज हैं वो मेल्ट नहीं करें। मेरी बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है, और इम्प्यूरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। तो हम लोग इसको उतना ही टेम्परेचर सप्लाई करेंगे जिससे मेटल मेल्ट कर जाए लेकिन इम्प्यूरिटीज मेल्ट नहीं करें। चलो, अब ये जब मेल्ट करेंगे तो हमको ये बताओ, जब मेल्ट करेंगे तो ये ऐसे गिरना शुरू हो जाएंगे, इस पर से फ्लो करेंगे ना जी, कि नहीं फ्लो करेंगे? फ्लो करेंगे, यहाँ से हम लोग का फ्लो करना शुरू करेंगे, यहाँ से फ्लो करना शुरू करेंगे तेजी में। नहीं, ये जो हम लोग का स्लोपिंग सरफेस दिया हुआ है इसे फ्लो करेंगे। और ये जो इम्प्यूरिटीज आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है, नहीं, ये क्या हो जाएंगी, इस गड्ढों में गिरेंगी। यहाँ जो गड्ढे हैं उस गड्ढों में गिरेंगी, और ये जो हम लोग का मिल्ट है वो हम लोग का इधर फ्लो करता जाएगा और वो बर्तन में इकट्ठा होता जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। ध्यान रखना है। क्यों हम लोग बोल रहे हैं? क्योंकि आपका मेटल तो मेल्ट कर गया तो वो तो फ्लो कर रहा है, नहीं, और उसके साथ ये क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स, वो भी फ्लो करेंगे, लेकिन जैसे ही उनको कोई सरफेस में गड्ढा दिखाई दिया उस गड्ढे में क्या होंगे, गिरेंगे भी। नहीं, अब इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम प्योर खाली इंप्यूरिटीज ही गिरेगा, नहीं, कुछ आपके इसके भी मेल्ट गिरेंगे, यानी हम लोग का देखा जाए तो इसमें कुछ इसके भी मेल्ट आएंगे, नहीं, इसके भी कुछ मेल्ट आएंगे, लेकिन चूंकि इम्प्यूरिटीज भारी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, नहीं, तो वो उतना तेजी में नहीं फ्लो करेगा जितना तेजी में ये फ्लो करेगा। मेरी बात समझ आ रहा है? जैसे नॉर्मल इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो कि जैसे मान लो मोमबत्ती एक ले लो, एक मोम ले लो, और उस मोम में तुम्हारा बहुत सा अच्छा अच्छा कंकड़ कंकड़ है, नहीं, उस मोमबत्ती को तुम यहाँ रख दिए, नहीं, और उसको क्या कि पूरा हीट सप्लाई की ताकि वो पिघल जाए, तो मोमबत्ती पिघलेगा तो उसका मेल्ट जो है फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? फ्लो करेगा। तो उसका जो मोमबत्ती का मेल्ट होगा वो गर्म रहेगा तो फ्लो करता जाएगा, और जो उसमें कंकड़ होगा वो कंकड़ सब क्या होगा, गड्ढों में गिरना शुरू कर देगा। बस में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं लिक्विएशन प्रोसेस, यानी कि मेटल को लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, लेकिन जो इम्प्यूरिटीज है उसको लिक्विड में कन्वर्ट मत करो, नहीं, और कन्वर्ट करके आप चाहो तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप मेटल को अलग कर सकते हो और इम्प्यूरिटीज को अलग कर सकते हो। दिक्कत है इसमें? नहीं, तो ये हम लोग क्या हो जाता है, लिक्विएशन प्रोसेस, तो वही आपको बताया गया, बोल इसमें दिक्कत नहीं ना है? चलो आगे बढ़े हम लोग। अब लिक्वेशन प्रोसेस के बाद हम लोग को दिया है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, नहीं, तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको हम नहीं बता रहे हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा आप कैसे किसी मेटल को प्योर करोगे, बस में आ रहा है? तो आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें कॉपर वाला एग्जाम्पल दिया है, तो कॉपर तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, नहीं, उसमें अभी कॉपर वाला समझाया है, तो हम लोग कॉपर वाला को यहीं से निकाल कर पहले ही आपको समझा दिए। ठीक है, दिक्कत नहीं ना है? अल्मुनियम वाला भी हम लोग कल समझ लिए थे, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से कैसे अल्मुनियम को प्यूरिफाई करते हैं, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बाद आपका अगला आता है इसमें जोन रिफाइनिंग, नहीं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो देखा जाए, अगला हम लोग का इसमें आता है जोन रिफाइनिंग। समझा जाए जोन रिफाइनिंग क्या है? जोन डिफाइनिंग के बारे में कहा जाता है कि ये जो मेथड है, इस मेथड का उपयोग, नहीं, बहुत हाई प्यूरिटी का मेटल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नहीं, दिस मेथड, ये बोल जा रहा है कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल ऑफ वेरी हाई प्यूरिटी, वेरी हाई प्यूरिटी। ऐसे रिफाइनिंग है ही कि सभी प्रोसेस से आप हाई प्यूरिटी ही प्राप्त करते हो, लेकिन ये जो प्रोसेस है इससे आपको एक्स्ट्रा प्योर मिलेगा, यानी बाकी प्रोसेसेस से भी ज्यादा प्योर मेटल अगर आपको चाहिए तो इस प्रोसेस का यूज किया जाता है, ध्यान रखना है। तो दिस मेथड यूज फॉर ऑब्टेनिंग मेटल ऑफ वेरी हाई प्योरिटी, ध्यान रखना है।
जनरली इस मेथड का जो उपयोग है वो हम लोग किया जाता है सेमीकंडक्टर्स को प्योर करने के लिए, ध्यान रखना है, ठीक है। ये बोल रहा है कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग सेमीकंडक्टर्स, प्यूरिफाइंग फॉर सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे आपका बोरोन है, नहीं गैलियम है, जर्मेनियम है, इंडियम है, ईटीसी, ध्यान रखना है। नहीं, ये सब हमारे ऐसे सेमीकंडक्टर हैं ये लोग, नहीं तो इन लोगों को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग जोन डिफाइनिंग का यूज करते हैं। इतना में दिक्कत है? चलो अब दूसरा पॉइंट समझो। जोन डिफाइनिंग जो है इसका प्रिंसिपल क्या है? नहीं, जोन डिफाइनिंग के लिए अगर समझें तो इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है? देखें अगर तो इसका प्रिंसिपल क्या है, जोन डिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखा जाए, ये कहता है क्या कि मेटल के अंदर जो इम्प्यूरिटीज हैं, मेटल के अंदर जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हैं वो मेटल के मेल्ट फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करती हैं इन कंपेरिजन टू उसके सॉलिड फॉर्म। ठीक है, जैसे थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो पहले इसका प्रिंसिपल समझ, पहले एग्जांपल समझो। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक बर्तन है, इस बर्तन में तुम्हारे पास पानी है, ये H2O जो है वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, यहां पर तुम एक बर्तन लेते हो, नहीं इसमें जो है ये भी H2O ही है, लेकिन किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। चलो, अब तुम क्या किए कि इसमें भी तुम NaCl डाल दिए, ठीक है, और इसमें भी तुम NaCl डाल दिए, ठीक है। अब ये बताओ कि जो NaCl है वो मोर सॉलेबल लिक्विड फॉर्म H2O में होगा कि सॉलिड फॉर्म H2O में होगा? लिक्विड फॉर्म में ज्यादा सॉलेबल होगा। नहीं, NaCl इज मोर सॉलेबल, NaCl इज मोर soluble in H2O liquid with respect to H2O solid, ठीक है। तो यहां जो जोन डिफाइनिंग का प्रिंसिपल है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ये क्या बोल रहा है कि इंप्यूरिटीज आर मोर सॉलेबल इन लिक्विड फॉर्म या मेल्ट फॉर्म। नहीं, इंप्यूरिटीज जो हैं वो ज्यादा सॉलेबल कहाँ है? मेल्ट फॉर्म में रहना पसंद करती हैं, सॉलिड फॉर्म में रहना पसंद नहीं करती हैं। बस में आ रहा है, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं कि इसका प्रिंसिपल लिख रहे हैं जोन डिफाइनिंग का। क्या प्रिंसिपल है भाई? तो जोन डिफाइनिंग का प्रिंसिपल है कि इंप्यूरिटीज, यहां हम लिख रहे हैं बाबू देख लो, impurities are more soluble, impurities are more soluble in melt form, in melt form of solid in comparison to, in comparison to solid form, in comparison to solid form of मेटल। बोलो परेशानी है? नहीं, इम्प्योरिटीज जो हैं वो मेल्ट फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करती हैं इन कंपेरिजन टू सॉलिड फॉर्म। चलो क्या करते हैं इसके लिए समझा जाए। हम लोग को ध्यान दिया जाए तो हम लोग क्या किए कि जो मेटल है आपका, जो इम्प्योर मेटल है उसको एक रड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। किस फॉर्म कन्वर्ट कर लिए? रड के फॉर्म में। चलो मेटल को पहले एक रड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए भाई। कैसा मेटल लिया जाए? चलो ग्रीन कलर का मेटल लिया जाए जो कि रड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया आपका मेटल रड। चलो ले लिए एक मेटल रड, ठीक है। अब इस मेटल रड के नीचे हम लोग एक लाइन खींच देते हैं कुछ इस तरह का। चलो अब इसी पर हम क्या करते हैं कि हीटर बना देते हैं। चलो
ये जो है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग हीटर। क्या बोलते हैं इसको? रोलिंग हीटर। रोलिंग हीटर का मतलब एक ऐसा हीटर है, नहीं, ये एक ऐसा हीटर है जो हीट सप्लाई करेगा, और इसको आप रोल कर सकते हो, मतलब मूव कर सकते हो आगे पीछे। ठीक है, रोलिंग हीटर है। ठीक, ये क्या है हमारा? इम्प्योर रॉड। ये हमारा क्या है? इम्प्योर रॉड। ठीक है, चलो। अब हम क्या किए, इस हीटर से, मेरा बात समझने की कोशिश करो, हम इस पार्ट को, नहीं, ये जो पार्ट है इसको हम गर्म करना शुरू किए। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग गर्म करना शुरू किए। तो अगर इस पार्ट को हम लोग गर्म किए, या इसमें हम थोड़ा सा ऐसा बना दे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, अलग अलग कलर से थोड़ा सा बना दे अगर, जैसे ग्रीन कलर से बना दें कि मेटल के आइटम है, ये सब आपके हो गए, मान लो मेटल के आइटम ऐसे 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 आपको दिए गए हैं, ये सब आपके मेटल के आइटम है मान लो। ये सब प्योर हैं, जो ग्रीन वाले हैं वो क्या है? प्योर मेटल के पार्टिकल हैं। ठीक है, इसी में कुछ इम्प्यूरिटीज डाल दो, रेड वाला। डाल दिए। ठीक है, अब समझो कि हम लोग इस हीटर को अभी यहाँ पर इस कोने पर रखे हैं। ठीक है, तो अगर इस कोने पर रखे हुए हैं तो ये वाला पार्ट मेल्ट कर जाए कि नहीं करेगा? मतलब इतना मेल्ट नहीं कर देना है कि बहने लगे, ध्यान है ना, मतलब उसको लूज खाली करना है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये पार्ट क्या होगा, मेल्ट होगा। तो जैसे ही ये पार्ट मेल्ट होगा, तो इसमें जो रेड कलर वाले इंप्यूरिटीज हैं वो मेल्ट पार्ट को पसंद करते हैं, नहीं तो वो मेल्ट पार्ट में ही रहना चाहेंगे, रहना चाहेंगे ना। चलो, अब हीटर को हम क्या किए कि थोड़ा सा आगे कर दिए, थोड़ा सा आगे कर दिए। अच्छा, अगर हम हीटर को थोड़ा सा आगे कर दिए तो जो पीछे वाला पार्ट है वो तो ठंडा होने लगेगा, नहीं, यानी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेगा। और जो आगे वाला पार्ट जिस पे हीटर अप्लाई कर रखे हो वो पार्ट अब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? नहीं, तो जो इधर वाला पार्ट जो था, इस पार्ट में जो इम्प्यूरिटीज होगा वो किसके साथ मूव करेगा, हीटर के साथ, क्योंकि वो देख रहा है कि अच्छा आगे वाला पार्ट मेल्ट हो रहा है, आई लगा ठंडा होने लगा, अच्छा ये सॉलिड बदलने लगा, तो हमको इसमें रहने का मन नहीं कर रहा है, तो हीटर के साथ धुल जाएगा। धुलेगा कि नहीं धुलेगा? धुलेगा। नहीं, फिर धीरे धीरे हम यहाँ लाएंगे, नहीं तो इम्प्यूरिटीज जो हैं वो किसके साथ मूव करती रहेंगी, हीटर के साथ, यानी कि जो पार्ट मेल्ट होगा उस पार्ट में वो मूव कर जाएंगी, मूव कर जाएंगी। नहीं, धीरे 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 करते करते हीटर यहाँ पे लाइए, यहाँ पे लाइए, यहाँ पे लाइए, तो जितनी भी इम्प्यूरिटीज होंगी वो इस कोने पर इकट्ठा होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। ध्यान रखना है। फिर क्या करना है कि हीटर जो है बैक नहीं लाना है, हीटर को बैक नहीं लाना है। नहीं, बहुत आदमी बेवकूफ हैं जो कहते हैं क्या, फिर बैक लाइए और फिर ऐसे कीजिए, ये प्रोसेस बार बार दोहराइए, नहीं तो आपका मेटल पूरा प्यूरिफाई हो जाएगा। गलत है, क्योंकि बुक में तो सिर्फ इतना ही लिखा है, नहीं, बुक में क्या लिख दिया है कि इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करने से ना मेटल प्यूरिफाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन गलत है। कैसे समझना है हम लोग को, ध्यान समझना है, वो बार बार रिपीट करना है, लेकिन कैसे? इस हीटर को ऐसे ले आए, यहां तक रख दिए, फिर हीटर हटाइए, अब फिर यहाँ लगाइए, यहाँ से फिर धीरे 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 इधर लाइए, और नहीं यहाँ से इधर लाइएगा तो इम्प्यूरिटी जो एक कोना पर इकट्ठा हुआ तो फिर इधर आने लगेगा। गलत है ना? नहीं, तो आपको क्या करना है, यहाँ ले जाना है और फिर यहाँ से हटा देना है, और फिर इसको यहीं पर लगाना है, और यानी हीटर का डायरेक्शन हमेशा इधर ही रहेगा, इधर नहीं लाना है। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ इंप्यूरिटी जो बच भी गई होंगी, आप हीटर जब फ्लो कराते हो, कुछ इंप्यूरिटी जो था वो मेल्ट में जाना चाह रहा था, ताले सॉलिड होने में फंस गया बेचारा, ओहो, नहीं होता है, बेचारा फ्लो करने वाला था, ताले जो भाग था वो जल्दी ठंडा हो गया, तो ठंडा हुआ तो फंस के रह गया। 5 गो कौन था, 5 गो में 3 गो जम कर गया और 2 गो बेचारा फंसा रह गया। अच्छा ठीक है, अगलिका बार आता है तो देखते हैं। तो अगलिका बार मेल्ट किए तो तैयार बैठा है, जल्दी कीजिए अब देखते हैं कैसे होता है। अगलिका बार जैसे ही मेल्ट कीजिएगा फट दो कूद जाएगा, कूदेगा कि नहीं कूदेगा? तो इस पार्ट को हम बार बार जब रिपीट करेंगे, इस प्रोसेस को बार बार हम रिपीट करेंगे तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, नहीं, जिसमें ये जो आपका मेटल रड है, इस मेटल रड का इतना भाग, इतने भाग में क्या होंगे,
जितने भी आपके इम्प्यूरिटीज हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। नहीं, जितने भी इम्प्यूरिटीज हैं वो इस पार्ट में ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, ध्यान रखना है। इसमें कुछ मेटल के कण भी रहेंगे, नहीं इसमें कुछ मेटल के कण भी रहेंगे, लेकिन इम्प्यूरिटीज के कण क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। और इधर वाले में सिर्फ क्या बच जाएगा, सिर्फ आपके प्योर मेटल के पार्टिकल बच जाएंगे, सिर्फ प्योर मेटल के पार्टिकल आपके बच जाएंगे, ध्यान रखना है। सिर्फ प्योर मेटल के पार्टिकल आपके बच जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? नहीं, तो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग आपका प्योर हो गया, और ये वाला भाग जो है वो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। नहीं, तो अब क्या किया जाता है, नहीं इस भाग को काट कर अलग कर दिया जाता है और इस भाग को अलग कर दिया जाता है, जिससे आपको प्योर मेटल प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? तो ये था आपका जोन रिफाइनिंग, इसी को हम लोग कहते हैं जोन रिफाइनिंग। तो जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल पूछता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जोन रिफाइनिंग, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या है, कि जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल है कि जो इम्प्यूरिटीज हैं मेटल्स के अंदर, वो मेटल के मेल्ट फॉर्म में रहना, मेटल के मेल्ट फॉर्म में ज्यादा सॉल्युबल होती हैं इन कंपेरिजन टू सॉलिड फॉर्म। नहीं, बात समझ में आ रहा है? तो ये उसका प्रिंसिपल है। तो ये पूछता है 2 मार्क्स में, आप लिख देना। नहीं, अधिक से अधिक है तो फोटो बना के आप दिखा सकते हो। बस मेरा है। हाँ, अब 5 मार्क्स से पूछता नहीं, 5 मार्क्स से पूछेगा तो आपको पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा कि वी टेक ए मेटल, नहीं मेटल रॉड विथ इम्प्यूरिटीज, नहीं नाउ वी टेक ए रोलर हीटर, नहीं विच कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। नहीं, उसके बाद आपको जितना प्रश्न बताया उसको आपको लैंग्वेज में ठीक से लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? दिक्कत है इसमें? इम्प्यूरिटीज नहीं समझ रहे, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। हाँ, मेल्ट किए थे। तो समझना है, हम लोग का मेटल तो मेल्ट किया, नहीं लेकिन क्या इम्प्यूरिटीज मेल्ट किए? नहीं मेल्ट किए, यानी इम्प्यूरिटीज भारी हैं, उनका डेंसिटी ज़्यादा है, तभी ना मेल्ट नहीं किए। अगर डेंसिटी कम होता तो जल्दी मेल्ट करते। ठीक है, तो अब तुम जब फ्लो करवा रहे हो उसको स्लोपिंग सरफेस पर से, तो स्लोपिंग सरफेस जब फ्लो कर रहे हैं, धीरे धीरे जब फ्लो करेंगे, नहीं तो समझने की कोशिश करो कि हम लोग का जल्दी कौन फ्लो करेगा, जो मेल्ट होगा। नहीं, और जो सॉलिड होगा वो उस मेल्ट के साथ फ्लो कर रहा है, लेकिन उसमें जो गड्ढा आएगा उसमें वो गिरना भी शुरू होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे नॉर्मल तुम सोचो कि पानी ही ले लो, नहीं और पानी में कुछ डस्ट पार्टिकल, बालू के कण डाल दो, पानी में बालू के कण डाल दो, तो बालू कण भारी हो गए, पानी के पार्टिकल क्या हो गए, हल्के हो गए। नहीं, जैसे तुम्हारा बर्फ है, बर्फ में कुछ बालू के कण भी उसमें जम गए हैं, अब बर्फ को तुम पिघलाने लगे, तो बर्फ तो तेजी से अंदर, बर्फ जो होगा जब पानी के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो वो तेजी से नीचे की तरफ फ्लो करेगा, करेगा ना? नहीं, और उसमें जो डस्ट पार्टिकल होंगे बालू के कण, वो क्या होंगे, गड्ढे में गिरना शुरू हो जाएंगे। कुछ बालू के पार्टिकल जरूर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, जाएंगे, हम फिर उठाएंगे, फिर ऊपर से डालेंगे, फिर वो मूव करेंगे, फिर डालेंगे, फिर मूव करेंगे। तो इस तरह से प्रोसेस बार बार करने से क्या होता है, हम लोग को लगभग प्योर वाटर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा? बस में रहा है। ठीक है, तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग रिपीट करते हैं। इसमें दिक्कत है? तो ये आपका था जोन रिफाइनिंग, बस में रहा है। अब इसमें हम लोग का 2 प्रोसेस और रह गया। नहीं, एक हम लोग का वेपर फेज रिफाइनिंग और एक हम लोग का क्रोमेटोग्राफी, तो उसको हम लोग क्लास में देख लेंगे लोग। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब इसमें 2 चीज पढ़ाने के बाद ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें लास्ट में दिया है यूजेस ऑफ अल्युमिनियम, तो आप अपने से पढ़ लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो हम लोग का 2 प्रश्न और बताना है, जो आपको बता देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, हाँ वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसी को तो बोलते हैं।